Hello friends, I am Jaspinder working as a nursing tutor. So today I am going to discuss about radiation therapy. So in this we will cover the topic like its introduction, its types, principle as well as side effect of radiation therapy. So start with radiation therapy definition. Basically radiation therapy में होता क्या है? देखो रेडिएशन थेरेपी को हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं ओके। इसमें क्या होता है कि हमने कैंसर सेल्स को क्या है कि रेडिएशन हम बाहर से देते हैं जिससे क्या है कि कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं उसके बाद वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते। ठीक है, इसमें जो नॉर्मल सेल्स है कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो जाता है, बट कहीं ना कहीं ये उनको जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके कैंसर को क्या है इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इस डेफिनेशन में बताया गया है, फर्स्टली रेडिएशन थेरेपी क्या करती है, तो रेडिएशन थेरेपी डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ठीक है, क्या कर रही है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है ओके। एंड साइड बाय साइड क्या कर रही है, विद मिनिमल एक्सपोजर टू नॉर्मल सेल्स। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं जो हमारी रेडिएशन थेरेपी है वो हमारे कैंसर सेल्स को तो किल कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नॉर्मल सेल्स को भी एक्सपोज वो भी हो जाते हैं इसके एक्सपोजर में, थोड़ा बहुत उनको भी मतलब कि रेडिएशन आ जाती हैं, लग जाती हैं, लेकिन इतना वो उसको डैमेज नहीं करती जितना वो कैंसर सेल्स को डैमेज करती हैं। तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल सेल्स को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो जब वो डैमेज सेल्स हो जाएंगे, ठीक है, जब वो सेल्स डैमेज हो गए तो वो दोबारा क्या है डिवाइड नहीं हो पाएंगे, जिससे क्या है कि कैंसर्स की ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी ओके। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं इसकी टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली हम जिस टाइप्स की बात करते हैं हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक तो हमारे पास आती है एक्सटर्नल टाइप ओके, उसके बाद हमारे पास आती है इंटरनल टाइप। ठीक है, अगर बात करें हम अपनी एक्सटर्नल टाइप की, तो एक्सटर्नल टाइप में क्या होता है, बेसिकली इसको हम टैलीथेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब कि बाहर से। ठीक है, एज फ्रॉम वर्ड इंडिकेट, इसके मतलब हमें वर्ड से ही मतलब पता चल रहा है, एक्सटर्नल मीन्स कि कुछ बाहर ही होगा राइट। तो इसमें क्या है कि जो हमारी रेडिएशन है उनको हम बाहर से पेशेंट की बॉडी में अमिट करते हैं। ठीक है, पेशेंट की बॉडी में उसको हम बेचते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम टैलीथेरेपी, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हमने हाई एनर्जी रेज और पार्टिकल्स को यूज़ करना है फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जैसे ये आपका पेशेंट है, ये बाहर कोई मशीन होगी और वहाँ से ये क्या है कि रेडिएशन पेशेंट की बॉडी में पहुँचाएगी ओके। सो दिस इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मैथड। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी सब टाइप्स आती हैं। ठीक है, हमारी जो रेडिएशन थेरेपी है उसकी कुछ सब टाइप्स भी होती हैं, जैसे उनके बारे में भी हम साइड बाय साइड क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी जो पहली आ रही है उसका नाम है कन्वेंशनल एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, इसके बारे में 3 की फीचर्स याद रखना, 3 मेन की फीचर्स ओके। फर्स्टली दिस इज़ वेरी सिंपल ओके, सेकेंडली दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, एंड थर्डली नॉट प्रिसाइज। अब इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले तो जो सबसे सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपली हम इसे यूज़ कर लेते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। और अब जी नेक्स्ट जो लिखा है कि नॉट प्रिसाइज, मतलब कि एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जैसे ये मैंने बताया ना पीछे कि वो कहीं ना कहीं जो रेडिएशन थेरेपी है वो नॉर्मल सेल्स को भी इफेक्ट करती है। तो ये भी क्या कर रही है कि जी कैंसर सेल को तो डिस्ट्रॉय करेगी ही, बट साथ में जो कुछ नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं उनको भी डैमेज करेगी। सो दिस इज़ नॉट अ प्रिसाइज, नॉट अ एक्यूरेट, क्योंकि ये ओनली कैंसर सेल को टारगेट नहीं कर रही, ये हमारे नॉर्मल सेल्स को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रही हैं। सो दिस इज़ नॉट अ एक्यूरेट ओके। सो ओनली 3 की फीचर्स जो है हमें अपनी कन्वेंशनल थेरेपी के लिए लर्न करनी है, याद रखना। सिंपल है, ओल्डेस्ट मेथड है, बट नॉट अ प्रिसाइज, नॉट अ एक्यूरेट ओके। नेक्स्ट मूव विद 3 डायमेंशनल रेडिएशन थेरेपी। अब इस 3 डायमेंशनल में क्या होना है, इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, सीटी या फिर एमआरआई ओके, सीटी या फिर एमआरआई जैसी एक मशीन यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दैट कि वो एक ट्यूमर की 3D पिक्चर को ड्रॉ करें, 3D पिक्चर ओके। लाइक सपोज दिस इज योर ट्यूमर। ठीक है, तो जब भी हम एमआरआई या फिर जो हम सीटी यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ट्यूमर को एक शेप दे देंगी। ठीक है, हम ट्यूमर को खोज पाएंगे। ठीक है, उससे क्या है कि हमें एक उसकी शेप पता चल जाएगी कि हाँ यहाँ पे ट्यूमर। ठीक है,
वो डॉक्टर क्या है, उसको हेल्प हो जाएगी कि वो ट्यूमर को एक फिट शेप में, एग्जैक्ट साइज में वो फाइंड आउट कर पाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर उसे पता चल गया कि हाँ इसी एरिया में बस ट्यूमर है, एक उसको शेप दे दी, तो जो वो रेडिएशन छोड़ता है बाहर से वो फिर क्या है उस ट्यूमर पे ही टारगेट करेगा। वो फिर जो आसपास के हेल्दी सेल्स है उनको डैमेज नहीं करेगा, ओनली जो हमारे कैंसर सेल्स है वही टारगेट होंगे एक फिट साइज में। ओके, सो कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट आ जाता है कि इससे हमारे नॉर्मल सेल्स क्या है वो डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है, वो बच जाते, उन्हें कोई भी डैमेज नहीं होता। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। सो द थर्ड टाइप इज इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, इसमें इन्होंने वर्ड यूज़ किया है इंटेंसिटी। देखो बेटा, इंटेंसिटी मतलब कि कितनी वो स्ट्रॉन्ग या वीक, मतलब वो कितनी इंटेंसिटी से रेडिएशन जाएंगे। तो लाइक इन्होंने जैसे वर्ड यूज़ किया है स्ट्रॉन्गर एज वेल एज वीकर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन छोड़ते हैं, कहीं पे ये वीक रेडिएशन छोड़ेंगे। तो जब स्ट्रॉन्ग छोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा ट्यूमर है एक्यूरेट मोर प्रिसाइज ट्यूमर उस पर स्ट्रॉन्ग छोड़ेंगे, और बाकी के जो हमारे हेल्दी टिश्यू में कहीं ना कहीं उन पर वीक छोड़ेंगे कि उनका ज़्यादा डैमेज नहीं हो। ओके, सो इससे क्या है कि ये इसका मतलब कि ये कहीं कहीं एरिया पे स्ट्रॉन्ग रेडिएशन छोड़ते हैं और कहीं कहीं पे वीक छोड़ते हैं। इससे क्या है कि हमारे नॉर्मल सेल्स का उतना डैमेज नहीं होगा। ओके, next, image guided radiation therapy. Now what happened in the image guided radiation therapy? So image guided में बेटा क्या होना है कि दिस इज़ द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वेयर डॉक्टर यूजेस पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर्स ने एक पिक्चर यूज़ करनी है लाइक एक्सरे और सिटी स्कैन ड्यूरिंग रेडिएशन सेशन टू मेक श्योर रेडिएशन इज एम टू एग्जैक्टली एट ट्यूमर। ठीक है, यहाँ पे भी वो एग्जैक्ट ट्यूमर को, जैसे ये ट्यूमर है तो एग्जैक्ट ट्यूमर को फाइंड आउट करने के लिए एक इमेज बना देते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि सपोज एक इमेज से उसको बाहर से वो गाइड कर रही है इमेज, तो पता चल जाता है कि हाँ अगर ट्यूमर मूव भी कर रहा है, ठीक है, सपोज कि तो मेरा ट्यूमर है वो मूव कर रहा है या फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर भी क्या है कि रेडिएशन को एडजस्ट कर पाएंगे और यहाँ पे ट्यूमर है उसको वहाँ पे किल कर पाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट और पोजीशन के हिसाब से वो बाहर से रेडिएशन को एडजस्ट कर पाता है डॉक्टर, इसलिए हम इमेज गाइड रेडिएशन थेरेपी को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें इमेजेस से एक गाइडेंस मिलती रहती है कि हाँ ऐसे ऐसे ट्यूमर मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे उसमें हो रहा है, तो वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टीरियोटैटिक सर्जरी। ठीक है, स्टीरियोटैटिक में क्या होता है कि इसमें हम हाई डोज, ठीक है, बहुत ही स्मॉल सा ट्यूमर होता है, ठीक है, उस स्मॉल के ट्यूमर के लिए हम काफ़ी हाई डोज जो रेडिएशन है वो छोड़ते हैं। ठीक है, छोटे साइज़ का ट्यूमर होगा लेकिन हमने रेडिएशन कौन सी यूज़ करनी है, काफ़ी हाई डोज रेडिएशन यूज़ करते हैं इसमें। और इसमें बेसिकली हम अगर हमारे ब्रेन और स्पाइन का अगर ट्यूमर है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके जस्ट वन और फ्यू ट्रीटमेंट में ही क्या है वो क्योर हो जाता है। नेक्स्ट, मूव विद स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, इसमें भी हमें जैसे कुछ जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हो गए, लंग्स या फिर लीवर स्पाइन का कैंसर, तो उसमें अगर कोई ट्यूमर है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एक्यूरेटली हाई डोज रेडिएशन हम यूज़ करते हैं, और कुछ ही फ्यू ट्रीटमेंट में इसका क्या है कि इसके ज़्यादा सेशन हमें नहीं करने पड़ते, जैसे पहले में मैंने बताया कि फ्यू ट्रीटमेंट में, तो इसके भी फ्यू ट्रीटमेंट होते हैं, हमें ज़्यादा सेशंस वो वगैरह नहीं करने पड़ते, ईजिली फ्यू ट्रीटमेंट में क्या है कि कैंसर क्योर हो जाता है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटर। ठीक है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटर का कोई अदर कॉन्सेप्ट में है, इसमें बस इतना है याद रखना कि यहाँ पे हम एक्स रेडिएशन का यूज़ नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हम, एक्सरे रेडिएशन का यूज़ हम नहीं कर रहे, इंस्टेड ऑफ वी आर यूजिंग प्रोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्रोटॉन्स का। ठीक है, दैट इज़ द टिनी चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो हम इन टिनी चार्ज पार्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं प्रोटॉन का कैंसर को ट्रीट करने के लिए इंस्टेड ऑफ एक्सरे। ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मतलब कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक्सरे। ठीक है, कैंसर को किल करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन टिनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट द कैंसर, स्पेशली फॉर ट्यूमर नियर द सर्फेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर किसी बॉडी के सर्फेस पे कोई भी ट्यूमर प्रेजेंट है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। गॉट इट। सो ये सारी हमारी टाइप्स थी एक्सटर्नल की। लेट्स मूव विद इंटरनल रेडिएशन थेरेपी।
नाउ व्हाट हैपन इन द इंटरनल, ठीक है। एज फ्रॉम द नेम इंडिकेट, देखो बेटा, अब अगर जो हमने इंटरनल वर्ड यूज़ किया दैट मीन्स कि विद इन द बॉडी, ठीक है, इनसाइड द बॉडी कुछ हैपनिंग हो रहा है, लेकिन इनसाइड द बॉडी। तो इसमें क्या है कि जो हमारी रेडिएशन होंगी ना वो डायरेक्ट ट्यूमर के पास से दी जाएंगी, ठीक है। बॉडी के अंदर हम कोई भी रेडिएशन भेजते हैं और वो अंदर जाके क्या है, ये आउटसाइड कुछ नहीं होगा, सीधा इंटरनली हम कैप्सूल की फॉर्म में या फिर लिक्विड की फॉर्म में पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं और वो क्या है जाके अंदर ट्यूमर के साथ फाइट करते हैं। गॉट इट। जैसे इसमें हमारे पास इसको पहले तो इसका एक फीचर है कि हम इसको ब्रेकीथेरेपी भी बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज ब्रेकीथेरेपी। नेक्स्टली देखो इसमें क्या करते हैं, सोर्स कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट विद ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर के साथ, जैसे ये ट्यूमर है, ट्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगी रेडिएशन, ट्यूमर और रेडिएशन डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। रेडिएशन क्या है कि क्लाइंट के बॉडी में इंड्यूस की जाएंगी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और क्लाइंट क्या है कि रेडिएशन एमिट करता है, मतलब क्लाइंट की बॉडी में अगर रेडिएशन हमने मटेरियल डाला है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी से रेडिएशन एमिट होंगी जो कि दूसरों के लिए भी एक खतरा है। तो इसलिए अगर हम इंटरनल दे रहे हैं तो हमें सेफ्टी का खास ध्यान रखना पड़ता है। सपोज कि उसके इंटरनली बॉडी में रेडिएशन है तो उस पेशेंट की एक्सपोजर में चाहिए कि हमें कम जाए, ठीक है। बार बार शिफ्ट चेंज करते रहो, स्टाफ ज़्यादा टाइम तक उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करें, बच्चों को उससे दूर रखो, उसका जो एक्सकीटा वगैरह उसको अच्छे से डिस्पोज करो, ओके। प्रेग्नेंट वुमन को उसके कांटेक्ट में मत जाने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदे के अंदर रेडिएशन गई हैं तो वो एक हज़ार्ड है दूसरों के लिए भी। सो बी केयरफुल विद इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, इसमें हमें सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। गॉट इट। लाइक यहाँ पे ऐसे नीचे उन्होंने बोला है रेडियो एक्टिव सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ, कैसे देते हैं, तो हम कैप्सूल, सीड्स, माइक्रोस्कोप, रिबन की फॉर्म में हम देते हैं। इसका साइज कितना होता है, ग्रेन ऑफ राइस, जो एक चावल के दाने का साइज होता है ना उसके दाने जितना हम यूज़ करते हैं मटेरियल और इसको बॉडी में इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब ये सील्ड भी होती हैं और अनसील्ड होती हैं, ठीक है। जैसे ने लिखा इट कैन बी सील्ड एंड अनसील्ड। सो सील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, देखो जो सील्ड है ना, फर्स्टली दिस इज इट कैन बी टेम्पररी, इट कैन बी परमानेंट, ओके। इसमें क्या कि हमने सॉल्ड मटेरियल को इम्प्लांट करते हैं ट्यूमर, जहाँ पे भी ट्यूमर है वहाँ पे, ठीक है। एक सॉल्ड सा मटेरियल होगा और वो सील्ड होगा। सपोज कि कैप्सूल है, सपोज हमारे पास ये कैप्सूल है, उसमें हमने रेडिएशन मटेरियल को डालकर पेशेंट की बॉडी में भेज दिया, ठीक है। अब वो सील्ड है, ठीक है। अगर वो सील्ड है तो वो कहीं ना कहीं मूव इधर उधर नहीं करेगा क्योंकि वो सील्ड है। क्लाइंट emit radiation while the implant is in place but excreta are not radioactive, ठीक है। जो भी उसका एक्सक्रीटा वेस्ट उसकी बॉडी से निकल रहा है वो इतना हार्मफुल नहीं है, ना ही वो रेडियो एक्टिव है। बट जब तक उसकी बॉडी में वो इम्प्लांट है कहीं ना कहीं उसकी बॉडी क्या है कि रेडिएशन को छोड़ेगी, ठीक है। बट इसमें क्या है कि वो सील्ड है, सो वो यहाँ से वहाँ से यहाँ पे मूव नहीं करेगा। बट दूसरी साइड इफ़ वी टॉक रिगार्डिंग अनसील्ड, तो अनसील्ड को हम लिक्विड या फिर पिल्स की फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये क्या है कि लिक्विड और पिल्स की फॉर्म के ब्लड के द्वारा ये मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ब्लड के थ्रू क्या है ये एंटर कर सकती हैं, ठीक है। तो यो भी ये एलिमिनेट करती हैं एक्सक्रीटा वगैरह, वो भी डेंजरस होता है। इसलिए वो वाला जो एक्सक्रीटा है पेशेंट का उसको अच्छे से डिस्पोज करना होता है, उससे अच्छे से डिस्पोजल करना होता है, उसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है। उसको ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर यूरिन में से वो पास आउट होके आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो यूरिन भी डेंजरस है। तो उसको क्या कि अच्छे से डिस्कार्ड करो, ठीक है, सो दैट कि वो अदर्स के लिए एक प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सब टाइप ऑफ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। तो एक होती है परमानेंट, इसमें क्या है कि हमने कोई भी एलिमेंट हमने पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया, ठीक है। वो क्या है कि कुछ वीक और मंथ तक क्लाइंट की बॉडी में रहेगा, बट कुछ टाइम बाद क्या है कि वो अपनी जो रेडियो एक्टिविटी है उसको लूज़ कर देता है, ठीक है। रहता है वो बॉडी में लेकिन अपने आप ही वो क्या है बॉडी से रेडियो एक्टिविटी को लूज़ कर देगा। बट इफ़ वी टॉक रिगार्डिंग टेम्पररी, तो टेम्पररी मटेरियल क्या है कि आफ्टर फ्यू मिनट और फ्यू डे वो क्या है बॉडी से खुद ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नो रिमेनिंग रेडियो एक्टिव इन द बॉडी। परमानेंट में क्या है कि वो बॉडी में रहता है लेकिन अपनी रेडियो एक्टिविटी को लूज़ कर देता है। लेकिन टेम्पररी में क्या है कि वो बॉडी में ही है लेकिन वो थोड़ा टाइम बाद बॉडी से बाहर आ जाता है, वो रिमूव हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज़ हाई डोज, ठीक है। इसमें हम हाई डोज
इम्प्लांट करते हैं। इसको क्या है कि 10 से 20 मिनट तक हम प्लेस करते हैं, ठीक है। 2 से 5 दिनों तक हमने इसका ट्रीटमेंट देना होता है, और हाँ अगर कहीं तो 1 वीक भी भेज दे सकते हैं। अप टू 5 वीक तक वो ट्रीटमेंट क्या है, उससे वो कैंसर क्योर हो जाता है। नेक्स्ट मूव विद हाउ इट इज़ वर्क, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारी रेडिएशन थेरेपी है वो कैसे वर्क करती है। तो देखो, इसका क्या काम है कि सबसे पहले इसने डीएनए, जो हमारा रेडिएशन है, उसने कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज करना है। फर्स्टली इट विल डैमेज डीएनए इन कैंसर सेल्स, ठीक है। जैसे ही जब कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज करती हैं तो ये दोबारा ग्रो नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं होंगे, और इट कांट बी ग्रो, इट कांट बी डिवाइड, इट कांट बी रिपेयर। एक बार अगर वो किल हो गए ना तो वो दोबारा ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो दोबारा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो इसने कैंसर सेल्स के डीएनए को डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। ओवर ए टाइम जो डैमेज कैंसर सेल्स डाई हुए पड़े हैं उन्होंने बॉडी से नेचुरली रिमूव हो जाना है, ठीक है। जो सेल्स डाई होगी कैंसर सेल्स, वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। और हेल्दी सेल्स क्या है, ऑल्सो बी अफेक्टेड बट टिपिकली रिकवर बेटर देन कैंसर सेल। कहते हैं कि कैंसर सेल्स भी थोड़े बहुत डैमेज होते हैं, लेकिन वो बाद में साइड बाय साइड रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स नहीं होते, ठीक है। वो हो जाते हैं नॉर्मल सेल रिपेयर, बट कांट कैंसर सेल्स, कैंसर सेल दोबारा रिपेयर नहीं होते। नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। फर्स्ट थी सेलुलर डैमेज। सेलुलर डैमेज मीन्स कि इसने क्या करना है कि डीएनए के सेल्स को डैमेज करना है, ठीक है। रेडिएशन का फोकस है कि जो रेडिएशन है, जो कैंसर सेल्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन को लेकर, ठीक है। अगर उन पर रेडिएशन पड़ते हैं तो वो जल्दी से सेल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज। तो एक बार डैमेज हो गए दोबारा ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो कैंसर सेल्स काफ़ी सेंसिटिव हैं रेडिएशन से, ओके। तो फर्स्टली इसका प्रिंसिपल है जो वर्क करता है कि सेलुलर डैमेज, हमें सेल्स का डैमेज करना है। कौन से सेल्स का, कैंसर सेल्स का डैमेज करना है, ओके। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है थेराप्यूटिक रेशो, ठीक है। तो हमने क्या है कि हाई डोज इनफ टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। हमने थेराप्यूटिक डोज देनी है, उतनी डोज देनी है जिससे क्या है कि हमारे कैंसर सेल्स क्या हैं वो किल हो जाएं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना करे बॉडी में, और बस कैंसर सेल्स क्या है कि उतनी डोज दो जिससे वो किल हो जाए, ना ज़्यादा ना कम। जो हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड डोज है जिससे हमें पता है कि हाँ हमारे कैंसर सेल्स इस डोज से किल हो सकते हैं, बस उतना ही दो, ओके। नेक्स्ट होता है फ्रिक्शनेशन। इसमें क्या होता है कि हमने एक सपोज हमारे पास एक सेवरल सेशन है हमारे, ठीक है। हमने सेवरल सेशंस करने हैं, लेकिन हमने स्मॉल डोज, जो हमारे रेडिएशन की लार्ज डोज की, उसको हमने स्मॉल स्मॉल में डिवाइड किया, और उसके सेशन से हम स्मॉल स्मॉल डोज क्या है बॉडी में भेजते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि अगर थोड़ी थोड़ी डोज भेजेंगे तो जो बाकी के हेल्दी सेल्स अगर डैमेज हुए हैं इन बिटवीन उनको क्या है टाइम मिल जाता है सेशन में, ठीक है। सपोज पहला सेशन हुआ तो दूसरे सेशन तक जो पहले वाले सेल्स थोड़े अगर हेल्दी सेल्स डैमेज हुए हैं तो उनको एक टाइम पीरियड मिल जाएगा रिपेयर होने का, ओके। तो हम क्या है कि स्मॉल स्मॉल डोजेज यूज़ करते हैं, सेवरल सेशन में यूज़ करते हैं, ताकि हमारे हेल्दी सेल्स को टाइम मिल जाए दोबारा हील होने का। नेक्स्ट हमारा आता है टारगेट डिलीवरी। टारगेट डिलीवरी कि हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कहें कि कैंसर सेल को ही टारगेट करें, जो हमारी हेल्दी सेल्स है ना उनको हम हार्म नहीं करें, ठीक है। ओनली जो हमारे कैंसर सेल्स हैं हम उनको ही किल कर पाएँ, हम अपने जो हेल्दी सेल्स हैं उनको क्या है अवॉइड करें कि उनका हार्म नहीं हो, क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है कि अगर ट्यूमर विद गुड ऑक्सीजन रिस्पॉन्ड बेटर, ठीक है। अगर ट्यूमर के पास ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं रेडिएशन थेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। इसमें हेल्प होती है डैमेज सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनने में, ठीक है। ऑक्सीजन हेल्प्स मेक द डैमेज टू कैंसर सेल्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो अगर उनके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं रेडिएशन थेरेपी को अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगी। सो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है कि सफिशेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की देखो, हर पर्सन की जो साइज है, लोकेशन है, टाइप कैंसर की डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दो, ठीक है। अगर किसी का छोटा ट्यूमर है, स्मॉल ट्यूमर है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करो। अगर ज़्यादा है तो इस इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, हर एक पे एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना कि कोई स्मॉल ट्यूमर के साथ आ रहा हो उसको भी तुम हाई डोज दे रहे हो, कोई ज़्यादा ट्यूमर के साथ उसको तुम हाई डोज दे रहे हो। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग। आपको ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज देना है, ठीक है। उसकी कंडीशन देखकर, ठीक है, ट्यूमर का साइज, टाइप, लोकेशन देखकर उस हिसाब से आप उसको रेडिएशन दोगे, क्लियर। नेक्स्ट इट्स साइड इफेक्ट।
नाउ फटीग, सबसे मोस्ट कॉमन अगर रेडिएशन थेरेपी का हमारे पास साइड इफेक्ट आता है तो डैट इज़ द फटीग। ओके, अब फटीग क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि बॉडी की एनर्जी डाइवर्ट हो गई है, कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स भी डैमेज हुए हैं उनको दोबारा से रिपेयर करने के लिए, उनको हील करने में हमारी बॉडी की एनर्जी वहाँ पे लग रही है। तो इसलिए पर्सन को क्या है कि वो फटीग महसूस हो रही है, वो कहीं ना कहीं थका थका महसूस करता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट आता है रेडिएशन का तो दैट इज़ द फटीग। ओके, ये तो आनी ही आनी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्किन चेंजेस, ठीक है। स्किन चेंजेस में देखें तो हमारे पास रेडनेस, ड्राइनेस, ईचिंग, पीलिंग, ब्लिस्टरिंग, ये सब आ रहा है ना। वाई ये सब क्यों आ रहा है? तो इसमें क्या होता है कि रेडिएशन डैमेज कर देती है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को, ठीक है। जो हमारे सेल्स रेडिएशन थेरेपी उन सेल्स को डैमेज करती है जो बड़ी जल्दी से ग्रो करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है और रिपेयर प्रोसेस क्या है, इम्पेयर हो रहा है। उसकी वजह से पर्सन को जब इन्फ्लामेशन हो रही है उससे उसको उसकी स्किन ड्राई रह रही है, ईचिंग हो रही है, रेडनेस वगैरह उसको देखने को मिलती है। नेक्स्ट गो विद एलोपेसिया। देखो अब हमारे हेयर फॉलिकल्स भी तो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी डैमेज हो जाती है। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन को लेकर। तो रेडिएशन क्या है कि हेयर फॉलिकल्स को भी क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमें एलोपेशिया देखने को मिलता है। कीमो में भी ये सिम्टम आता है सेम, एक साइड इफेक्ट आता है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेडिएशन या फिर कीमो की वजह से। नेक्स्ट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। अगर रेडिएशन क्या है कि हमारी स्टमक की लाइनिंग को, जहाँ हमारी इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब कर रही है, नॉर्मल जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको क्या है डिस्टर्ब कर रही है, उसकी वजह से हमें और वॉमिटिंग या फिर नोजिया वगैरह ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इसकी क्या वजह है कि ड्यू टू इंटेस्टाइन सेल्स की, हमारे जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वो अगर डैमेज हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी उसकी कहीं ना कहीं अब्जॉर्प्शन या फिर मोटालिटी क्या है लूज़ हो रही है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा। तो अगर मोटालिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इरिटेट होने की वजह से, तो डायरिया हो रहा है। अगर मोटालिटी डिक्रीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू टू लिसनिंग मी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। इसमें हमने, अगर तुम्हें 5 नंबर का शॉर्ट नोट आता है तो इसमें इनफ मटेरियल है कि तुम उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। 7 में भी आ जाए, 5 में भी आ जाए, तुम इजली क्या है इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा टाइम कम बचे तो तुम जस्ट इनके जैसे साइड इफेक्ट है उनको इलेबोरेट करने के बजाय जस्ट इन लिस्ट कर देना, ठीक है। डेफिनेशन तो तुम उनकी दो गई, साथ में उसकी टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना, बाकी को जस्ट ऐसे इन लिस्ट कर देना, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि टाइम कम बच रहा है और मुझे सारा टॉपिक कवर करना है, कवर सब कुछ करना है इसमें, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सब कुछ लिख देना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेडिएशन थेरेपी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।